हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन ओडिशा सीपीईटी से रिलेटेड है, जहां हम लोग ओडिशा सीपीईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ मॉडल पेपर पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। इसमें हमने जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं उसी पैटर्न पे आप देखोगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। एंड अब जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, नो डाउट सबको पता होगा कि 100 एमसीक्यूज एग्जाम में पूछेंगे, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। तो ये जो हमारे मॉडल पेपर्स अब होंगे उसमें भी हम लोग अप्रॉक्स 100 एमसीक्यूज ही डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आप लोग अच्छे से कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर ओडिशा सीपीईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, तो मेरा ये सजेशन होगा कि हमने जो मैराथन क्लासेस अपलोड की हुई अपने चैनल पे, उसकी हमने प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट की है, वो जरूर से कवर कर लेना, क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। एंड उसके अलावा हमने अपने ऐप पे ओडिशा सीपीईटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ अपडेट करा दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप बहुत ही इजीली क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो। अब नो डाउट टेस्ट सीरीज हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा टेस्ट आप ज्वाइन करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंप्लीटली जो हमने टेस्ट पेपर्स बनाए हैं और जो हमारा पैटर्न है टेस्ट अटेम्प्ट करने का, वो सेम पैटर्न है जैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। तो आपको ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। एंड सेम हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मार्क्स रखे हैं। 90 मिनट्स पे आपको 100 एमसीक्यूज कवर करने होंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज मेरा ये सजेशन होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो। 2 टेस्ट सीरीज का पैकेज आपको मिल जाएगा, एक जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज ओवरऑल सारे टेस्ट रखे हैं, और एक जिसमें सिर्फ ओवरऑल टेस्ट है, ठीक है। तो ज़रूर से उसको कंसिडर करना। सिंपली क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है और आप से डायरेक्टली आप वो परचेज कर सकते हो। वहाँ आपको टेस्ट की पीडीएफ, डिस्कशन सेशन, क्लासेस भी मिलेंगे। क्लियर? अब चलो अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग 100 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीटली हमारा मॉडल पेपर है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस कवर करते हैं। देखो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, डैश इज द क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एसर्टेनमेंट। देखो अगर क्रक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो नो डाउट मैनेजमेंट मतलब क्या, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है। तो वहां हम हमेशा किसकी बात करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल की बात करेंगे, ना कि एनालिसिस और एसर्टेनमेंट की, क्योंकि मैनेजमेंट मतलब भी क्या होता है, टाइप ऑफ कंट्रोल। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट, द टोटल डैश कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर अ रेलेवेंट रेंज ऑफ आउटपुट। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि एक ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स्ड रहती है, मतलब जो कि चेंज नहीं होती, लिखा है ना रेलेवेंट रेंज ऑफ आउटपुट। जैसे इफ इन केस मान लो हमने अपनी एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट की और मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं आ रहे, तो भी तो हमें रेंट तो पे करना पड़ेगा ना बेटा। अगर वहां का 10,000 का रेंट है तो वो तो हमें पे करना पड़ेगा ना। बट अगर मान लो ऑन द अदर हैंड मेरे पास 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या 1000 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फिर भी मेरा रेंट क्या रहेगा, 10,000 ही रहेगा। तो क्या मेरे आउटपुट के बढ़ने या घटने या जीरो से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी कॉस्ट पे? नहीं। और ये कौन सी कॉस्ट है बेटा, ये है फिक्स कॉस्ट। ऑप्शन दिया है वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, ऑल ऑफ द अबव। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, फिक्स्ड। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ द अबव। हमने कंप्लीटली ये जो टॉपिक है इस पे कॉस्ट शीट पे डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे, वहां बताया भी है कि प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट आइटम आते हैं, ना कि इनडायरेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज इतना, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर इज इतना, कॉस्ट पर यूनिट गिवन, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट गिवन है। आपको क्या बताना है कि कितना ऑर्डर प्लेस किया गया इन 1 क्वार्टर। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ईओक्यू का कैलकुलेशन करना है। व्हाट इज ईओक्यू? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। क्या मेरे पास एनुअल कंजम्पशन दिया है? नहीं, मेरे पास तो क्वार्टरली कंजम्पशन दिया है मैम। तो एनुअल कंजम्पशन निकाल लेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने को एक क्वार्टर मानते हैं, ठीक है। तो मेरा एनुअल कंजम्पशन इज 8000 kg, ठीक। ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे पास कितनी दी हुई है, 50 रुपीज, और कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 80% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री मतलब सिंपली क्या हो गया, 40 का हम 80% कैलकुलेट कर लेंगे, तो मेरे पास सीसी आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 80%। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 32। एक सेकेंड यहाँ करेक्शन करते हैं, ये 80% नहीं है, ये 8% है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, 8% का लेना, तो ये हो जाएगा 3.2। अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी, और वैसे भी कभी भी कैरिंग कॉस्ट 80% 90% नहीं होता है, 5%, 4%, 8% ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दे। हमारे पास एनुअल कंजम्पशन आ गया 8000 का, कैरिंग कॉस्ट कितनी है हमारे पास 50,
और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ गई 3.2। सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 3.2। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2,50,000। और फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 500 kg। बट क्या हमसे क्वेश्चन में कहीं पे भी ईओक्यू मांगा है? नहीं, हमसे क्वेश्चन में ईओक्यू नहीं मांगा है। हमसे क्या बोला है? बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन ऑर्डर प्लेस्ड इन 1 क्वार्टर ऑफ द ईयर, कि पूरे एक क्वार्टर में आपने कितना नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस किया है। दैट इज नंबर ऑफ डिलीवरीज आपकी कितनी है? नंबर ऑफ डिलीवरीज देख लेते हैं, इज इक्वल टू जो आपकी क्वार्टरली डिमांड है डिवाइडेड बाय ईओक्यू। ठीक है, तो क्वार्टरली डिमांड इज 2000 एंड ईओक्यू इज 500। सिंपली हमारा क्या आ गया 4। दैट इज हम लोग पूरे क्वार्टर में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करेंगे? 4 ऑर्डर प्लेस करेंगे। सिंपल, अगर हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 500 है और हमें पूरे क्वार्टर में 2000 केजीज चाहिए, तो 4 बार ऑर्डर करोगे तभी ना वो फुलफिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगेन ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। क्वेश्चन दिया है द मिनिमम स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 4000 kg, मैक्सिमम स्टॉक इज आल्सो गिवन। तो क्या हम एवरेज स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं? हाँ, अगर एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें तो एक तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। दूसरा फॉर्मूला होता है मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और एक और फॉर्मूला इसका होता है यहाँ, वो क्या है? मिनिमम स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक, बट क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिंपली मेरे पास मिनिमम स्टॉक और मैक्सिमम स्टॉक दिया है, तो हम अपना एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेंगे। 4000 प्लस 16,250 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 10,125 kg, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, द नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू। हमने बताया भी है कि अगर नॉर्मल है तो उसको ट्रेडिंग में डालते हैं, और अब नॉर्मल है तो फिर उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 2 लाख एंड टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स गिवन है 40,000। तो क्या हम मशीन आवर रेट निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अगर मशीन आवर रेट की बात करें तो इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड की जगह प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ है 2 लाख का, और मेरे पास मशीन आवर्स दिया हुआ है 40,000, है ना? तो बस आप इसको सिंपली सॉल्व करके देख लो, आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है 5। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ₹5। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, तो क्या हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं कि हाँ टोटल कॉस्ट मेरे पास कितना है 1 लाख और नंबर ऑफ यूनिट्स कितना गिवन है 10,000। ठीक है, तो सिंपली ₹10 पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड सेल्स एंड सेल्स एट बीईपी। अब बीईपी मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट हम बता दें कि हम जब भी अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर लेते हैं, बट जो हमारी फिक्स कॉस्ट है जैसे रेंट हो गई, सैलरीज हो गई, वो हम रिकवर नहीं कर पाते। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हम रिकवर कर पाते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों रिकवर कर लेते हैं, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। बट अब उस पॉइंट के बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट तक हमने अपने फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लिया होता है। क्लियर? तो जब भी हम टोटल सेल्स की बात करते हैं ना बेटा, तो इस टोटल सेल्स में 2 चीजें होती है। पहला तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और उसके बाद होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसके बाद जैसे मान लो इतनी सेल है, इस पे ये ब्रेक इवन पॉइंट है, तो आफ्टर दिस जो हमारे पास अर्न होगा वो होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसमें हम लोग हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड इज 15,000 और अवेलेबल आवर्स कितने? 500। तो कितने लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी? क्या कह रहा है कि जो टोटल आवर्स की जरूरत है वो है 15,000 और अवेलेबल आवर्स कितने हैं? 500। मतलब एक पर्सन कितने घंटे काम करेगा? ओनली 500। ठीक है, तो हमें ओवरऑल 30 लोग चाहिए जिनसे हम अपना काम करा सकें। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज गिवन एंड द एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन। तो क्या हम टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट दिया है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना? 5493।
और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट भी दिया हुआ है 5100, बस इसको माइनस कर दो, 393 फेवरेबल आ रहा है, ठीक, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में करेक्ट कर लो, 393 फेवरेबल कर लो, ठीक। ए में क्योंकि एडवर्स दिया है तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वालिटी सर्कल्स वर फॉर्मलाइज्ड इन, अब ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है, करेक्ट आंसर होगा 1960। The buyback of shares should be or less than dash of total paid up share capital and free reserves of the company। जो बाईबैक है वो कंपनी के टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स को मिलाओगे तो 25% या उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 25%। नेक्स्ट, द डे ऑन विच शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इज अनाउंस्ड एंड एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉइज, उस डेट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रांट डेट। अगेन ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, underwriting, that is an issue of shares or debentures as a contract between a company and another party। What is underwriting? कई बार क्या होता है कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो वो पब्लिक को डायरेक्टली ना ऑफर करके एक पर्सन को ऑफर करती है, उसको हम लोग अंडरराइटर कहते हैं। उससे कहती है कि ऐसा करो, हमारे बिहाफ पे आप कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करो, और अगर वो नहीं परचेज करते तो रिमेनिंग शेयर्स आप परचेज करना। तो उसके बिहाफ पे उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या मिलता है, अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अंडरराइटर। नेक्स्ट, the difference between issued share capital of the transferee company and the share capital of the transfer company should be treated as dash reserve in the books of the transferor company। क्या कह रहा है कि जो issued share capital है, मतलब ट्रांसफरी कंपनी ने जितना आपको दिया, एंड द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, हमने उनको जितना ऑफर किया, उसके बीच का जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व, और जस्ट ये रिवर्स होता तो उसको हम कहते हैं गुडविल। Next, where a company is being wound up, a floating charge on the undertaking of property of the company created within dash months immediately preceding the commencement of the winding up shall be invalid। देखो 15 months के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए वाइंडिंग अप के, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाता है। क्लियर? Every insurer should maintain an excess of the value of its assets over the amount of its liabilities at all times। और इस एक्सेस को ही हम कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब हमारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट है कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको रिटर्न कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, banking companies incorporated in India should transfer at least 25% of the profit as determined dash to reserve funds before declaring any dividend। ये मेंशन किया गया सेक्शन 17 में, और हमारे पास ऑप्शन में ये नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सेक्शन 17। नेक्स्ट, the scheme of mutual fund for which the period of maturity is specified at the inception or opening of the scheme itself is called। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि जो पीरियड ऑफ मेच्योरिटी वो स्टार्टिंग में ही मेंशन होगा, तो ऐसे स्कीम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज एंडेड स्कीम, जो कि ऑप्शन बी में दिया। एन एंटरप्राइज दैट हैज वन और मोर सब्सिडियरीज। अब यहाँ हम जब सब्सिडियरीज की बात करें तो सब्सिडियरी मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी की बात हो रही है, और होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है। तो बेसिकली उस कंपनी को भी होल्डिंग कंपनी चला रही है, और होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अग्रीड इन फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीज एज रिजल्ट ऑफ कॉस्ट। अब मार्केट में अगर मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, फ्यूचर में आपको लग रहा है, अंदाजा है कि कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का, लेबर का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो भाई आपको तो अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ानी होगी ना, तो आप इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देते हो एस्केलेशन क्लॉज, जहां आप ये मेंशन करते हो कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आता है, अगर मार्केट में मटेरियल का, लेबर का खर्चा बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, तो हम भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एस्केलेशन प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट, as per which accounting standard dividend from investment in shares should be recognized as revenue when the owner's right to receive payment is established। यहाँ रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, और अगर इंड एस की बात करें तो इंड एस 18 है ना। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ऑलरेडी ये क्लास मेंशन किया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या नाम है, और किस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेम चेंज होके अब क्या हो गया है, तो उस क्लास को हम टैग कर देंगे, वो जरूर से आप लोग कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू गुडविल ऑन अमालगमेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। नेक्स्ट, the revised carrying amount after recognizing impairment loss is rupees इतना crore should be amortized over the useful life of dash years। अब देखो जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है, मतलब आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस जो भी हमारे पास अमाउंट बचती है ना, उसको हम कैसे राइट ऑफ करते हैं, कैसे अमोर्टाइज करते हैं, जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपने एक असेट परचेज किया, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, ठीक है,
और ये जो लॉस है 2 साल बाद लॉस होता है, तो आफ्टर 2 इयर्स उसकी वैल्यू है 300 करोड़। तो क्वेश्चन में अगर पूछता है कि इस 300 करोड़ को आप कैसे अमोर्टाइज करोगे, कितने साल में अमोर्टाइज करोगे, तो ये आफ्टर 2 इयर्स लॉस हो रहा है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी हो जाएगी 8 इयर्स। तो नो डाउट आप इसको कितने टाइम में अमोर्टाइज करोगे 8 इयर्स में। ऑप्शन दिया है 10, 5, 8, नन ऑफ दीज। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक, नेक्स्ट, the original value of an asset is given and the residual value of the asset is 0 and the life of the asset is 10 year। तो क्या हम स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 लाख। नेक्स्ट, द ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो गिवन। तो क्या हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं? हाँ, सिंपली ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 करके। तो 30,000 प्लस 50,000 इज 80,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 40,000। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द डिविडेंड पर शेयर इज गिवन एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो गिवन। तो क्या हम वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। एज पर गॉर्डन मॉडल, जो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस ऑफ द शेयर है वो क्या होती है डी डिवाइडेड बाय आर। क्या हमारे पास डिविडेंड पर शेयर दिया है? हाँ दिया है मैम। क्या हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है? हाँ दिया है 12%। बस आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा मेरा 1.567 डिवाइडेड बाय 12%, दैट इज 13.058 आ रहा है। राउंड ऑफ करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ए 13.06। क्लियर। नेक्स्ट, which accounting standard states that the fixed assets are acquired in exchange for shares or securities in the enterprise। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट के लिए हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दिया हुआ है। नेक्स्ट, which price is specified in the option contract at which the underlying asset may be purchased or sold by the buyer or seller? Average, super, closed, strike। इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 220, ये क्या इंक्लूड करता है? इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यूज। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। और जितने भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है उनके भी नाम आप लोग को लर्न करने हैं। फ्रॉड इज एंड डैश एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमंग मैनेजमेंट। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, जहां एक्चुअल आपको नहीं पता था, आपने भी वही चीज प्रेजेंट किया जो एक्चुअल आपको लगा, मतलब वहां आपकी इंटेंशन फ्रॉड करने की नहीं है। आपको खुद गलत नॉलेज है तो आप आगे भी गलत नॉलेज पास करो, बट फ्रॉड में ऐसा नहीं होता। फ्रॉड में हमेशा इंटेंशन आपकी क्या होती है, लोगों को फ्रॉड करने की, मतलब लोगों के साथ फ्रॉड करने की आपकी इंटेंशन है, आप जानबूझ के वो एक्ट करते हो, इसलिए फ्रॉड हमेशा क्या होगा, इंटेंशनल एक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, द वर्ड ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड? ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन से और वर्ड है ऑडायर। ऑडायर मतलब है टू बी हियर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय। अब सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की बात करें एंड क्वेश्चन साइलेंट है, तो ये हमेशा किसकी बात करता है, फर्स्ट ऑडिटर की। एंड यहाँ क्योंकि कोई कंपनी मेंशन नहीं की है कि गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो हम हमेशा जनरल कंपनी मानते हैं। फर्स्ट ऑडिटर का हमेशा अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा, मेंबर्स करते हैं, शेयर होल्डर्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए। सेक्शन 142 डील्स विद, सेक्शन 142 डील करता है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स से। Section 143 subsection 5 defines the duties of which company's auditor। Section 143 बात करता है गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर्स के राइट की, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सेक्शन डैश deals with the powers of the tribunal in course of winding up to assess damages against delinquent part officers। अब ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है, ये सेक्शन 340 में बता रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, और हमने पहले भी बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं सब आप लोगों को लर्न करने हैं, किस स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का क्या नंबर है और क्या उसका नाम है। वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ आइटम्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और ये स्टेटमेंट किसने दिया है, बाटली बॉय ने। सेक्शन 218 प्रोटेक्शन ऑफ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ये सेक्शन 218 किसको प्रोटेक्शन देता है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एम्प्लॉयर्स हैं कंपनी के, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 डील्स विद ड्यूटी टू
report on principal assertion, duty to report on true and fair view. सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 यही कहता है कि आप जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में रिप्रेजेंट करोगे, आपकी ड्यूटी है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें. डैश प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल, नन ऑफ दीज. ये होगा ऑल ऑफ दीज, ये सब के सब बैकबोन है, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट में डैश सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. प्राइमरी मार्केट में हमेशा फ्रेश एंड न्यू सिक्योरिटीज ही हम लेकर के आते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए. ठीक है, और जब प्राइमरी मार्केट में वो शेयर्स आ जाते हैं, फर्दर जब आप उसको परचेज सेल करते हो तो उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं. डैश रेटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑफ एन एजेंसी. क्रेडिट रेटिंग सब लर्न करने वाला क्वेश्चन है, प्लीज साथ ही साथ लर्न करते चलना. नेक्स्ट, phase is one in which the succeeding highs exceed the preceding highs and the successive lows are higher than the preceding lows. यहाँ क्या कह रहा है, एक ऐसा फेज जब जो पहले का हाई है एक्सीडिंग द प्रीसीडिंग हाई, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हाई चल रहा है तो वो पिछले भी हाई से ज्यादा होना चाहिए, एंड द सक्सेसिव लोज आर हायर देन द प्रीसीडिंग लोज. ये होता है हमारा बुल फेज. The investment weight is given, investment return is given, borrowing weight is given, borrowing cost is given. तो क्या हम पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल सकते हैं? हाँ, देखो बहुत सिंपल है, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है ना, तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए आप लोग सीधे सीधे क्या करोगे, जो आपका पहले का इन्वेस्टमेंट है वेट 1 मल्टीप्लाई बाय रेट 1 रिटर्न 1 प्लस वेट 2 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न 2. ठीक है, मेरे पास पहले का वेट दिया 1.4 मल्टीप्लाई बाय 11.58% प्लस वेट दिया हुआ है -0.4 मल्टीप्लाई बाय 4%. कैलकुलेट करके देख लो, ये हो जाएगा 11.58 मल्टीप्लाई बाय 1.4 दैट इज 16.212 और 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ये माइनस में हो जाएगा 1.6. तो 16.212 माइनस 1.6 इज 14.612, जो कि ऑप्शन बी में दिया है कि ये हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा. नेक्स्ट, द वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन, द इन्वेस्टमेंट रिस्क इज गिवन. तो क्या हम पोर्टफोलियो रिस्क निकाल सकते हैं? हाँ, हमारा वेट दिया है 1.4 और हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिस्क दिया है 11.49. बस सिंपली आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 16.086 आ रहा है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे 16.09%. द इक्विटी अर्निंग्स गिवन है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन है, तो क्या हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं. कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, इक्विटी अर्निंग्स कितनी है 296 करोड़ और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है 1850, तो ये हो जाएगा 1850 करोड़ डिवाइडेड बाय 296 करोड़. इससे मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी कि इक्विटी की कॉस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी चली है. 1850 डिवाइडेड बाय 296, ये आ रहा है 6.25%. नेक्स्ट, द इक्विटी अर्निंग्स इज गिवन, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज गिवन. तो क्या हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं? के निकालना है, निकाल सकते हैं. इक्विटी अर्निंग्स दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, मतलब ये कह रहा है कि जो अर्निंग और इक्विटी होल्डर्स की वो कितनी है 296. ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितनी है 1850. सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लो, वैल्यू आ रही है 16% की, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कितनी है 16%. नेक्स्ट, बॉन्ड्स आर डैश टर्म डेट सिक्योरिटीज. जब भी बॉन्ड्स की डिबेंचर्स की बात करेगा तो ये लॉन्ग टर्म होता है. क्लियर? नेक्स्ट, when customer orders to buy futures in one delivery month and sell in another delivery month, तो ऐसे ऑर्डर को बेटा हम क्या कहते हैं? स्प्रेड ऑर्डर. सब क्वेश्चन लर्न करना है. नेक्स्ट, among 200 randomly selected people of a town, 83 ऐसे हैं जो वेजिटेरियंस हैं. therefore the percentage of vegetarians among the selected people, 83 out of 200 क्या है बेटा? वेजिटेरियन है. तो सिंपली आप कैलकुलेट कर लो, ये आ रहा है कि आउट ऑफ 283 अगर वेजिटेरियन है तो परसेंटेज होगा 41.5%. नेक्स्ट, फॉर फ्रेश पॉलिसीज द एजेंट गेट्स 25% कमीशन एंड द टोटल प्रीमियम फॉर पॉलिसीज प्रमोटेड बाय हिम ड्यूरिंग एन ईयर इज ₹4 लाख. देयरफॉर द टोटल एनुअल कमीशन इज, अगर आप 4 लाख की पॉलिसीज प्रमोट कर रहे हो और उसमें आपको 25% का कमीशन मिल रहा है, तो सीधे आप 4 लाख का 25% कैलकुलेट कर लो, आपके पास वैल्यू आएगी 1 लाख. नेक्स्ट, टोटल फेस वैल्यू बिल की गिवन है और कैश डिस्काउंट 2% अलाउड है फॉर 1 मंथ. तो क्या हम कैश डिस्काउंट निकाल सकते हैं? अब क्योंकि यहाँ कैश डिस्काउंट है, उससे कोई मतलब नहीं है कि कितने मंथ के लिए अलाउड है. सिंपली आप क्या करोगे, फेस वैल्यू पे 2% कैलकुलेट करोगे, आपका कैश डिस्काउंट आएगा 4981, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. क्लियर? नेक्स्ट, dash is a process with which the help of accounting records produces financial statement from the churning of numerous transactions of the business
अगर हम बात करें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, तो नो डाउट हम किसकी बात करें, अकाउंटिंग की। डैश इज व्यूड एज अ मेजरमेंट ऑफ द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ देखो, फिक्स्ड एसेट में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बेटा टैंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, और एक होता है इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ले लो, लाइक बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, और इनटैंजिबल का हो गया गुडविल। तो जब आप टैंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हो तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करते हो तो उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ हमसे कॉन्सेप्ट पूछा था फिक्स्ड एसेट के लिए, और हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है डेप्रिसिएशन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, liabilities plus equity is equal to asset. The balance sheet can be presented in horizontal presentation, एक तो ऐसे करके आप प्रेजेंट कर सकते थे, और अब वर्टिकल कर सकते हो जहां इस तरीके से आप सारे रिकॉर्ड्स मेंशन करते हो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्टिकल प्रेजेंटेशन। गुडविल क्या है, नोशनल, इंटैंजिबल, फिक्टिशियस, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा बी, इंटैंजिबल असेट जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। डैश डेट बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब भी आप उधार पे गुड्स बेचते हो तो उसको आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हो, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑन वन साइड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑन अदर साइड। ऐसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, इसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, है ना। और अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो आइदर डेबिट और क्रेडिट में हम सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट, the stock destroyed by fire is not covered by insurance, the total loss will be shown in the PL account। अगर लॉस है, लॉस बाय फायर, तो हम उसको कहाँ दिखाते हैं, पीएल में हमेशा डेबिट साइड दिखाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए, डेबिट। नेक्स्ट, as per accounting standard 2, cost of inventory should include purchase cost, conversion cost, other cost incurred to bring the inventories। करेक्ट आंसर होगा डी, ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड करोगे। नेक्स्ट, a dash is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अनकंडीशनल ऑर्डर, और इसको साइन किसने किया है, जिसने बनाया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, डैश एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर पीरियड की बात कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और अगर करंट ईयर का बेनिफिट होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। नेक्स्ट, अ फर्म एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रिपेयर्स एन एडिशनल अकाउंट, और उसको हम क्या कहते हैं, जैसे अगर मान लो आप दो ही काम कर सकते हो, बना के बेच सकते हो या खरीद के बेच सकते हो। अगर आप बना के बेच रहे हो या खरीद के बेच रहे हो तो ट्रेडिंग पीएल तो बनाओगे बनाओगे, पर अगर आप बना के बेच रहे हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना होता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपके हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है। करेक्ट आंसर होगा बी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नेक्स्ट, द डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड बेस्ड ऑन क्रेडिट सेल्स टू द, डेल क्रेडिटर कमीशन किसको मिलता है, कंसाइनी को। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है बनारस में, ठीक है, वाराणसी में मेरा एक बिजनेस है, हम कंसाइनमेंट की बात कर रहे हैं, अब हमें कानपुर में भी अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जैसे सोल प्रोप्राइटर है लेट से, तो वहां जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करें या किसी पर्सन को अपॉइंट कर दें जो हमारे बिहाफ पे हमारा प्रोडक्ट सेल कर देगा। तो जिस पर्सन को हमने असाइन किया है अपना प्रोडक्ट सेल करने, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंसाइनी, हम उसके लिए क्या होंगे, कंसाइनर। वो बेसिकली काम क्यों कर रहा है, कमीशन के लिए कर रहा है, ठीक है। तो आप डेल क्रेडिटर कमीशन किसको देते हो, कंसाइनी को देते हो, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, क्लियर। नेक्स्ट, in joint venture joint bank account is used for recording dash transaction, बट ऑब्वियस अगर जॉइंट बैंक अकाउंट है तो कैश और बैंक यही ट्रांजेक्शन आप उसमें रिकॉर्ड करोगे। मिस्टर ए सेंड्स टू मिस्टर बी गुड्स कॉस्टिंग 10,000 ऑन कंसाइनमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो क्या हम इनवॉइस प्राइस निकाल सकते हैं, हाँ। अगर हम इनवॉइस प्राइस की बात करें तो ये होता है कॉस्ट प्राइस प्लस जो भी हमारा प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस इज 10,000, उस पर 25% ऐड कर दो 2500, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 12,500। नेक्स्ट, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर एक्सपेंसेस आर 21,000। देयरफॉर द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन इज, कमीशन चार्ज करने के बाद आपका प्रॉफिट कितना होगा वो बताते हैं, पर उसके पहले कॉन्सेप्ट समझो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है जहाँ पे बिफोर और आफ्टर की बात करें, अगर क्वेश्चन में रहता कि ये जो 5% है ये बिफोर चार्जिंग है तो हम सीधे सीधे 5/100 करते हैं, और आफ्टर चार्जिंग है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग है तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105, बस आप इसको सॉल्व करके देख लो, ये हो जाएगा 200, दैट इज 1000।
तो आपका जो कमीशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1000। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा था प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग 21,000 है, उसमें से 1000 माइनस करोगे तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, मिस्टर ए टेक्स अ बिल ऑफ 3 months ड्यूरेशन टू द बैंकर, जो कि बाद में डिस्काउंट हुआ 6% पे। कितने का बिल ड्रॉ था 10,000 का। क्या हम नेट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल अमाउंटेड बाय ऑब्टेन बाय मिस्टर ए, हाँ 10,000 में से 6% डिस्काउंट, और वो भी 3 months के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 150। तो 10,000 में से 150 का डिस्काउंट माइनस कर दो, रिमेनिंग बैलेंस उसको ऑब्टेन होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, द टोटल सेल्स इज गिवन, टोटल प्रॉफिट इज गिवन, तो क्या हम एवरेज प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज निकाल सकते हैं सेल्स पे? हाँ, हमारे पास प्रॉफिट दिया है 3700, सेल्स दिया है 23,000, बस पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज है। 3700 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 23,000, ये हो जाएगा 16.086, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर एवरेज ड्यू डेट द टोटल प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट इन डेज इज गिवन, बेस डेट 5 जनवरी है, हेंस द एवरेज ड्यू डेट इज, सबसे पहले तो आप डेट निकाल लो, सबसे पहले तो आप डेज निकाल लो फ्रॉम बेस डेट, कि बेस डेट में कितना दिन हमें ऐड करना है। इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। मेरे पास टोटल प्रोडक्ट दिया है, कितना दिया है बेटा 35,450, और टोटल अमाउंट दिया है 1550, तो ये आ रहा है 22.87 डेज, जिसको हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 23 डेज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? हमारा बेस डेट कितना है 5 जनवरी, तो उसमें हम कितना दिन ऐड करेंगे फर्दर 23 डेज ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी, और एवरेज ड्यू डेट क्या आ जाएगी 28 जनवरी। क्लियर? नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्नीचर इज गिवन, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट इज गिवन, क्या एस्टिमेटेड लाइफ दिया है, तो क्या हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं? हाँ, एसएलएम मेथड यूज कर लो, 7320 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 6, हमने ऊपर फॉर्मूला बताया भी था, वही फॉर्मूला यहाँ हमने अप्लाई किया है। 1140 हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कैश रिसीव्ड गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का गिवन है, तो क्या हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू द डेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। देखो, हमसे एस्टिमेटेड प्रॉफिट मांगा है आज की डेट का, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कैश कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन में एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,19,000, ये आ रहा है मेरे पास 138,462, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। कि इस पूरे टोटल प्रॉफिट में से, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितनी है 8,19,000 की है, जिसमें से अभी तक कैश कितना मिला 6 लाख, उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट कितना है 1,89,000 का, तो जितना कैश रिसीव्ड हुआ उसके बेसिस पे जब हमने प्रॉफिट निकाला तो आज की डेट का प्रॉफिट आया 1,38,462। क्लियर? नेक्स्ट, अंडर इंश्योरेंस क्लेम द अमाउंट ऑफ पॉलिसी गिवन, एक्चुअल लॉस गिवन, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इंश्योर्ड गिवन, ठीक है, इट इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। यहाँ क्या कह रहा है कि पॉलिसी की अमाउंट कितनी थी 70,000, आपने कितने गुड्स को इंश्योर कराया था 80,000 के गुड्स को इंश्योर कराया था, और लॉस कितना हुआ 16,000, तो आपकी जो क्लेम अमाउंट होगी वो कितनी होगी? जितना आपने सम इंश्योर्ड कराया है डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस। सम आपने कितना इंश्योर्ड कराया 70,000, कितने में से 80,000 में से, लॉस कितना हुआ 16,000 का, है ना, तो देख लो 70,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 16,000, तो आपको कितना मिलेगा ओनली 14,000। आपके पास टोटल गुड्स था 80,000 का, क्या आपने पूरे का इंश्योरेंस कराया? नहीं, आपने उसमें से सिर्फ 70,000 का इंश्योरेंस कराया, तो आपको लॉस पूरा नहीं मिल सकता। क्लियर? अब यहाँ ना कुछ क्वेश्चन हम लोग कट करेंगे क्योंकि एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। अब डायरेक्टली हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78। ये क्वेश्चन भी देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। इफ द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड 5% एनुअली और आज की प्रेजेंट वैल्यू है 65,000,
तो क्या हम वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5th ईयर निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। सिंपली देखो, इस तरह के क्वेश्चन में WDV मेथड आप यूज करते हो, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, है ना, क्योंकि यहाँ पे यूजफुल लाइफ नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है। तो आप क्या करोगे ना, 65,000 का 95% निकाल लो पहले साल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 61,750। फिर उसका 95% निकालो तो आएगा 58,662.5। मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, 65,000 का 5% निकाल के जब आप माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 61,750। और क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द मशीन, तो सिंपली क्या करना कि 65,000 का आप लोग डायरेक्टली 95% कैलकुलेट कर लो, ये आएगा। फिर इसका 95% कैलकुलेट किया, ये आया। फिर इसका 95% कैलकुलेट करो, ये आएगा 55,729.375। फिर इसका 95% कैलकुलेट करो, 52,942.90। और लास्ट में इसका 95% कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 50,295। ठीक है, आएगा 50,295। और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर देखो तो क्वेश्चन में कहीं करेक्ट आंसर नहीं दिया है। क्लियर? यहाँ मेरे पास आंसर 52,943 दिया है देखो, बट ये 4th ईयर के एंड की वैल्यू दी है। हमसे क्वेश्चन में 5th ईयर के एंड की वैल्यू मांगा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,295। क्वेश्चन नंबर 79, 80, 81, 82, 83 ये सब कट करेंगे। 84 से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द इनवॉइस प्राइस। अगर लिस्टेड प्राइस दिया है और ट्रेड डिस्काउंट 10% अलाउड है तो सिंपली क्या करो, इसमें से 10% डिडक्ट कर दो, वैल्यू आएगी 2250। नेक्स्ट, अ मैन बोरोड ₹30,000 फॉर 20 डेज और इंटरेस्ट रेट कितना है 20%। तो क्या हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? हाँ, 30,000 का 20% मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 365 डेज। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 365, ये आएगा 328.76, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, What principal will amount to इतना in 2 years at 4% compound interest? हमने compound interest और simple interest की क्लास भी अपलोड की हुई है। Compound interest is equal to principal 1 plus r divided by 100 to the power t। बस इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ प्लस होगा, 1 प्लस है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट हमसे कैलकुलेट करने बोला था। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? 1352 इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में देखो 1 + 4 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो ये हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 100। 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04, इसकी वैल्यू आ रही है 1.0816। डिवाइड कर दो, 1352 डिवाइडेड बाय 1.0816, ये वैल्यू आ गई 1250 की। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या होगा? 1250। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग है तो कैप्शन, रोज हेडिंग होती तो स्टब। The mean marks of 100 student will later to be found 40. Later on it was discovered that a score of 53 was misread as 83। होना कितना चाहिए था? 53, गलती से रीड कितना किया? 83। तो क्या हम करेक्ट मीन वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, हमारे पास जो मीन की वैल्यू है वो क्या है? समेशन x डिवाइडेड बाय n। मेरे पास गलत मीन दिया हुआ है 40, है ना, और मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 100। तो जो मेरे पास इनकरेक्ट समेशन x दिया है वो कितना दिया है? 4000। बट आगे ये कह रहा है कि अगर इसको करेक्ट करना है तो क्या करेंगे? सिंपली करेक्टेड समेशन x कैसे निकालेंगे? इनकरेक्ट समेशन x कितना है? 4000। उसमें हमने ये डिस्कवर किया कि 53 को गलती से रीड क्या किया गया था? 83। तो 83 माइनस कर दो, 53 ऐड कर दो, वैल्यू आ जाएगी 4000 माइनस 83 प्लस 53, 3970। मेरे पास जो समेशन x की करेक्ट वैल्यू आई वो आई 3970। तो अब हम मीन निकाल लेंगे 3970। अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100, तो वैल्यू आ जाएगी 39.7, जो कि ऑप्शन बी में दी है। क्लियर? नेक्स्ट, द 7 वर्कर वेज इज गिवन। तो क्या हम मीडियन निकाल सकते हैं? हाँ, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। 14,100, 14,150, 15,200, ठीक है। फिर 16,080, 16,160, 17,120, 17,400। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मीडियन क्या हो जाएगा? दिस
अदरवाइज आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो n+1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7 जो कि ऑड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मोड और मीन गिवन है, तो क्या हम मीडियन निकाल सकते हैं? हाँ, हमने इस पे भी बहुत डिटेल डिस्कशन अपने सेकंड चैनल पे अपलोड किया हुआ है। मोड की वैल्यू होती है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड मेरे पास दिया हुआ है 32.1, मीन मेरे पास नहीं दिया हुआ है, अरे सॉरी मीन दिया हुआ है 35.4, तो उसको मल्टीप्लाई बाय कर लो 2 से, ये हो जाएगा 70.8। इसको इधर ले आओ, ऐड हो जाएगा 102.9 इज इक्वल टू 3 मीडियन। अब मीडियन के लिए डिवाइड कर दो, 34.3 आ रहा है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 स्किप कर रहे हैं, 92 पे चलेंगे। The 7 students were scored marks इतना, hence the value of quartile deviation is, अगेन अगर हम quartile deviation की बात करें तो इसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए आपको सीरीज को पहले अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर, जो कि ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो अब Q1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 7, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि क्वार्टाइल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करता है सीरीज को इन 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। तो ये हो जाएगा 8/4, दैट इज सेकेंड टर्म, एंड क्वार्टाइल 3 कितना हो जाएगा 6 टर्म। तो सेकेंड टर्म 15 है और 6 टर्म कितना है 40, तो 40 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, और हम कह सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 2 और 12.5, जो कि ऑप्शन नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, अरिथमेटिक मीन गिवन है, क्या हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 25, मीन इज गिवन 3200 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 32.781, जो कि ऑप्शन बी में है। क्लियर? नेक्स्ट, स्क्यूनेस रिफर्स टू द असिमेट्री और लैक ऑफ सिमेट्री इन द शेप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये स्टेटमेंट किसका था? मॉरिस हैम्बर्ग का, लर्न कर लेना। अ टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा विच आर कलेक्टेड, रिकॉर्डेड, ऑब्जर्व्ड ओवर सक्सेसिव इंक्रीमेंट, और ये स्टेटमेंट था पैटरसन का। अगेन ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है। नेक्स्ट, audit and assurance standard dash lays down the standard of audit in case of a joint audit of an entity. AAS 12 लर्न करने वाला क्वेश्चन है। AAS 13 lays down standards on the concept of materiality. Next, an audit dash book is maintained by the audit clerk. Manual, schedule, note, all of these. Notebook. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 डील विद द काउंटिंग। अब बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिलीट हो चुका है और मर्ज हो चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ। करेक्ट आंसर होगा ए, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, डैश कंटेन्स प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। अब अगर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 देखें तो एज पर सेक्शन 53 इसको कंप्लीटली वॉइड माना गया है। ये बोला गया है, प्रोहिबिट किया गया कि आप शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते हैं डिस्काउंट। बट सेक्शन 54 सेट इक्विटी शेयर्स में आप डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो। ये पुराने सेक्शंस दिए हैं, आपको लर्न करना है कि एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अब प्रोहिबिट कर दिया गया है इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 53। अब ये देखो, ओवरऑल 100 MCQs थे जो कि बेसिकली सेम पैटर्न पे हैं जैसा उड़ीसा CPET के एग्जाम में आते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हो। एंड ये जो हमने टेस्ट कंडक्ट करना है 27 अप्रैल को, जो कि कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न पे होगा, इसके लिए भी आप लोग एनरोलमेंट करा सकते हो हमारे ऐप पे। ठीक है, डायरेक्टली ऐप पे जाना और इसका एनरोलमेंट करा लेना। अब अगर आज का मॉडल पेपर आप लोगों को यूजफुल लगा है, आज की क्लास यूजफुल लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक और मॉडल पेपर हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ओडिशा CPET। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।